हेलो दोस्तों, टारगेट यूपीएससी करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज के राज व्यवस्था खंड में आपका स्वागत है। अभ्यास का अभ्यास अद्भुत परिणामों की गारंटी देता है। जीत का रहस्य और आत्मविश्वास की उत्पत्ति अभ्यास में ही निहित होती है। तो चलिए ले चलते हैं अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की ओर राज व्यवस्था के इस खंड के माध्यम से, जिससे आईएएस की परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी तैयारी को और धार मिल सके, आपकी तैयारी और पुख्ता हो सके। तो आज के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की व्याख्या के लिहाज से इस सीरीज की शुरुआत हम करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति या जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है। तीसरा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को केवल लोकसभा के समक्ष रखा जाना चाहिए। अध्यादेश जारी होने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति पर लागू होना बंद हो जाता है। ये 4 कथन हैं। आपको परीक्षण करना है विकल्पों के आधार पर कि दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपको इसमें से गलत कथन का चयन करना है। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, या ऑप्शन डी 1, 3 और 4। तो आइए परीक्षण करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी व्याख्या क्या हो सकती है। दरअसल भारत के राष्ट्रपति विधायी क्षेत्र में भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और यहीं पर भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जो रेखांकित शक्तियां हैं उनके पृथक्करण के सिद्धांत से हट जाता है। राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति क्या होती है? तो वो होती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में भारतीय राष्ट्रपति की यह शक्ति, उसमें इसको वर्णित किया गया है, उसमें यह शक्ति निहित है। और जब इस विषय पर संसदीय अधिनियम के माध्यम से सामान्य कानून तुरंत संभव नहीं होता है तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति कानून बना सकता है। ऐसे कानून का शक्ति और प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान ही होता है, लेकिन इसकी स्थिति जो होती है वो स्थायी न होके अस्थायी होती है। तो ये ध्यान आपको रखना है कि अनुच्छेद 123 में वर्णित है और इसकी प्रकृति अस्थायी प्रकृति की होती है। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो दूसरा कथन जो है वो आपको दिखाई देता है संसद के अधिनियम के समान ही होता है। यह बिल्कुल सही प्रतीत होता है। इसके अलावा आप देखें, हालांकि इस शक्ति का प्रयोग कुछ सीमाओं के अनुसार किया जाना चाहिए जो इस प्रकार होती हैं। वो सीमाएं क्या हो सकती हैं उन पर भी विचार कर लें। तो अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बनाने के लिए अधिकृत है। पहली सीमा यह हो गई। दूसरी सीमा यह है कि यह संसद के अधिनियम के समान ही संवैधानिक सीमाओं से बंधा है, अर्थात यह मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकता। इसकी यह भी सीमा है कि यह मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती या कमी नहीं कर सकता है। और साथ ही अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से कोई या एक या दोनों सदन सत्र में नहीं चल रहे हों। कहने का मतलब यह है कि एक सदन के सत्र में होने पर भी एक अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है, क्योंकि एक विधेयक केवल दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जा सकता है। इसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि अध्यादेश संसद के समानांतर कानून बनाने का जरिया नहीं है। संसद जिस प्रकार से कानून बनाती है उसके समानांतर यह कानून बनाने का जरिया नहीं होता है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब वह संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उसके लिए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। देखें, राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश होता है वो ऐसे प्रत्येक अध्यादेश के बाद जो सदन की पहली बैठक होती है उससे 6 सप्ताह के भीतर, कितने समय के भीतर? 6 सप्ताह के भीतर, ये अवधि आप नोट कर लें कि 6 सप्ताह का जो समय होता है उसके भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष इसे रखा जाना चाहिए, अन्यथा ये स्वतः ही काम करना बंद कर देगा। यदि दोनों सदन अलग अलग तिथियों पर अपना सत्र शुरू करते हैं तो जो बाद की तारीख पर होगी उसी पर विचार किया जाएगा, जो बाद वाली बैठक होगी उस पर विचार किया जाएगा। वहीं यदि दोनों सदनों द्वारा अध्यादेश को अस्वीकार करने वाले प्रस्ताव पारित कर दिए जाएं तो भी अध्यादेश नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जो कथन 3 है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश केवल लोकसभा के समक्ष रखा जाना चाहिए, यह आपका गलत हो जाता है। ये दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करते हैं, अर्थात लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करते हैं
तो 6 सप्ताह की अवधि समाप्त होने से पहले भी एक अध्यादेश अगर संसदीय अस्वीकृति हो उसकी, तो उसके द्वारा ये वापस लिया जा सकता है। साथ ही राष्ट्रपति यदि ऐसा करना आवश्यक समझे तो वो किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। ये कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। इसलिए संसद की मंजूरी के बिना अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने या 6 सप्ताह हो सकती है। अन्यथा स्वीकृत होने पर यह कानून बन जाएगा। अगर यह स्वीकृति इसकी हो जाती है तो यह कानून का रूप ले लेता है। इसलिए कथन 4 जो है वो सही नहीं है, आप देखेंगे। तो इस लिहाज से जब उत्तर का चयन करना होगा तो आप देखेंगे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात इस ऑप्शन के यह उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। दूसरा कथन है कि संविधान के उल्लंघन वाक्यांश का अर्थ परिभाषित करता है। तीसरा कथन है कि महाभियोग की प्रक्रिया केवल लोकसभा में शुरू की जा सकती है। चौथा कथन है कि महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अब निम्न विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा या कौन से सही हैं। यहां पर सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3, ऑप्शन बी 2, 3, 4, ऑप्शन सी 1 और 2, या ऑप्शन डी केवल 1। तो आइए व्याख्या पर विचार करते हैं। दरअसल भारत के संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उनके पद से हटाने का प्रोविजन है, उनके पद से हटाने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 61(1) में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए यह निर्दिष्ट है। इसमें एक मात्र आधार संविधान का उल्लंघन है, अर्थात संविधान के उल्लंघन के आधार पर अनुच्छेद 61(1) में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जो भी निर्दिष्ट है वो इसमें प्रोविजन दिया गया है। हालांकि संविधान का उल्लंघन वाक्यांश जो है इसको संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो दूसरा कथन आप देखें इससे संबंधित है, तो परिभाषा इसकी नहीं मिलती है, इसलिए कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 जो है वो सही नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। इसके अगर नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसे संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है। तो यहां पर लिखा है कि केवल लोकसभा द्वारा, तो ऐसा नहीं है। संसद के किसी भी सदन द्वारा इसको शुरू किया जा सकता है, तो यह भी कथन गलत हो जाएगा। 3 भी कथन सही नहीं है। फिर अगर बात करें तो राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है यदि उस आशय का प्रस्ताव लिखित रूप में पेश किया जाता है और प्रस्तावित सदन की कुल सदस्यता में से कम 1/4 सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाता है। हालांकि ऐसा प्रस्ताव केवल राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देने के बाद ही लाया जा सकता है, अर्थात 14 दिन पहले उनको नोटिस के माध्यम से सूचित करना होगा। एक बार अपनाए गए प्रस्ताव को उस सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 अर्थात 2/3 बहुमत से उसको पारित होना पड़ेगा। 2/3 बहुमत अगर इसको पारित करता है, इसके बाद फिर ये दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन में जाने के बाद उन आरोपों की जांच के आधार पर राष्ट्रपति को उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। इसलिए कथन 4 की अगर जो बात करें तो ये 4 भी जो है सही नहीं है। इस लिहाज से अगर सही उत्तर का चयन किया जाए तो आप देखें इस तरह की जांच के बाद, अब जांच होगी तो क्या होगा, दूसरा सदन भी आरोपों को अगर बरकरार रखता है और सदन की कुल सदस्यता से कम 2/3 लोग इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को तत्काल उनके पद से हटा दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। इसलिए अगर उत्तर देखें आप तो केवल इसमें एक सही है, अर्थात इसमें विकल्पों के लिहाज से देखें तो डी विकल्प सही है दूसरे का, और इसका केवल एक कथन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद के दोनों सदनों की यहां बात हो रही है कि सभी सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। दूसरा कथन कहता है कि एक विधायक अर्थात राज्य विधानसभा के सदस्य के वोट का मूल्य एक एमएलसी अर्थात राज्य विधान परिषद के सदस्य के वोट के बराबर होता है। अब इस कथन में आपको विचार करना है इनमें से कौन सा या कौन से
सही नहीं है। नहीं शब्द पे आपको गौर करना है, परीक्षा में सबसे ज्यादा त्रुटि इसी को लेकर होती है। ए ऑप्शन है केवल एक, बी है केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। दरअसल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष नहीं होता है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से यह चुनाव संपन्न होता है। किसके माध्यम से? तो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, न कि सीधे लोगों द्वारा। अगर प्रत्यक्ष होता तो सीधे लोगों द्वारा चुनाव होता। निर्वाचक मंडल संसद के उच्च और निम्न सदन अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं होती हैं अर्थात उसके जो विधायक होते हैं के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। इसलिए कथन एक सही नहीं है, एक बिल्कुल गलत कथन है। इसके बाद अगर आप देखें तो संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित नहीं होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, द्विसदनीय अगर विधायिका है तो उस मामले में राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों, और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो यह ध्यान रखना है कि जो मनोनीत सदस्य हैं और इसके अलावा ये जो तीनों आपको केंद्र शासित प्रदेश बताए गए, इनके जो सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है तो उसके सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के योग्य नहीं होते हैं, इसलिए एक सही नहीं है। साथ ही आप देखें कि चुनाव की योजना जो होती है वो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होती है। कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है। तो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर यह पूरी प्रक्रिया आधारित है और मतदान गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। एक मनोनीत उम्मीदवार साधारण बहुमत के आधार पर जीत हासिल नहीं करता है, बल्कि वोटों के एक विशिष्ट कोटे को हासिल करने की प्रणाली होती है, उसके माध्यम से इसकी जीत को सुनिश्चित किया जाता है। मतगणना के दौरान चुनाव आयोग द्वारा मतपत्रों के माध्यम से निर्वाचक मंडल द्वारा डाले गए सभी वैध मतों का योग किया जाता है और जीत के लिए उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 अगर होता है इसके लिए तो वो प्राप्त करना आवश्यक होता है। आम चुनाव के विपरीत यहां मतदाता एक पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं। अब देखिए, संविधान एक निश्चित तरीका बताता है जिसमें निर्वाचक मंडल के सदस्य अपना वोट डालते हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों के जो प्रतिनिधित्व है उसमें एक रूपता सुनिश्चित करना है और राष्ट्रपति के चुनाव में संघ और राज्यों के बीच यह कोशिश होती है कि समानता को बनाए रखा जाए। विधायकों और सांसदों के वोट का मूल्य कैसे निकाला जाता है? तो उसके लिए एक सूत्र का उपयोग निर्धारित किया गया है। इसमें विधायकों के वोट का मूल्य ज्ञात करने के लिए प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य उसके राज्य की जनसंख्या और विधायकों की संख्या के आधार पर निर्धारित होती है, जबकि सांसद के वोट का मूल्य देश भर के सभी विधायकों के वोटों का योग कर दिया जाता है और निर्वाचित सांसदों की संख्या से उसको विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों के लोगों के प्रतिनिधित्व के साथ साथ समग्र रूप से भारतीय गणराज्य का प्रतिनिधि माना जाता है। इसलिए आप देखेंगे तो सही उत्तर अगर देखेंगे तो एक, इसका सही विकल्प के आधार पर सी विकल्प सही है, एक और दोनों सही नहीं है, दोनों ही कथन गलत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान करें। इसमें राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति एक तरफ है, उसके निहितार्थ दिए हुए हैं दूसरी तरफ। ए लिखा है क्षमा, दूसरे साइड में लिखा है दंड के एक रूप का हल्के रूप से प्रतिस्थापन। दूसरा है बी विराम या रोक अस्थायी अवधि के लिए सजा के निष्पादन पर। सी है प्रविलंबन, मूल सजा के स्थान पर कम सजा देना। डी है लघुकरण, पूरी तरह से मुक्त करना। या दोषी को सभी सजाओं, दंडों और अयोग्यताओं से मुक्त करना। यह इसका अर्थ दिया गया है। अब आपको बताना है कि इसमें से सही विकल्प क्या है। नीचे आपको कूट भी दिया गया है, इस कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो दरअसल इसकी व्याख्या को हम देख लें। अगर देखें इन सभी शब्दों पर गौर करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 72 है, अनुच्छेद 72 की अगर बात करें, 72 की बात करें, तो उसमें क्षमादान की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब इस क्षमादान की शक्ति जो है इसमें क्या होता है, तो क्षमा जो होता है इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सजा को दंड, दंडादेशों और निरअर्हताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में क्या होता है, तो इसमें दंड के स्वरूप में परिवर्तन करना शामिल है। अर्थात अगर उदाहरण के तौर पर समझें
तो किसी को अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो उसके रूप को बदल के उसको आजीवन कारावास या कठोर कारावास या साधारण कारावास में बदल दिया जाना, लघुकरण ये होता है। इसके बाद अगर परिहार की बात करें, रेमिशन की बात करें, तो उसमें जो दंड की अवधि होती है, जो टाइम पीरियड होता है, उसको कम कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी को 2 वर्ष का कारावास हुआ है तो उसको कम करके 1 वर्ष के कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। वहीं अगर रेस्पाइट विराम की बात करें, विराम में क्या होता है, तो इसके अंतर्गत किसी भी दोषी को प्राप्त जो मूल सजा है उसके प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदल दिया जाता है। इसके लिए विशेष परिस्थितियों का होना आवश्यक है, उसमें पूरा का पूरा प्रावधान ही बदल दिया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर कोई महिला है, उसकी गर्भावस्था की अवधि है, तो उसकी सजा को परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये विराम में आता है, रेस्पाइट में आता है। प्रविलंबन क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि अस्थायी समय के लिए, अर्थात समय स्थायी नहीं है, अस्थायी समय के लिए किसी भी सजा, विशेषकर मृत्यु दंड के संदर्भ में बात की जाए, उसके निष्पादन पर रोक लगा देना किसी खास पीरियड के लिए। इसका उद्देश्य क्या होता है? दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से समय प्रदान किया जाना, तो ये प्रविलंबन कहलाता है, रेप्राइब कहलाता है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो विकल्प ए सही उत्तर है, अर्थात मिलान के लिहाज से देखें ए सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पहला कथन है। दूसरा कथन है संविधान के उल्लंघन के आधार पर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अब ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही हैं, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो दरअसल जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। हालांकि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अगर कार्यकाल की बात की जाए तो 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। इसलिए आप अगर पहले कथन को देखें तो ये सही है। उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद, जिसको राज्य सभा हम कह लें, के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जो उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होता है। साथ ही इसके लिए लोकसभा की सहमति भी आवश्यक होती है। अब इस प्रयोजन के लिए कम से कम 14 दिनों का नोटिस यहां भी दिया जाना चाहिए। इसके बाद ही इस आशय का कोई भी प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। साथ ही उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यह आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति में जहां महाभियोग होता है, वहीं उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा संविधान में उन्हें हटाने के आधार का उल्लेख नहीं है, इसलिए कथन जो 2 है वो भी सही नहीं है। इसलिए अगर विकल्प की बात करें कि कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प ए बिल्कुल सही है, अर्थात केवल कथन 1 सही है, दूसरा सही नहीं है। ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में, यहां कार्यकारी शक्तियों की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियां औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर की जाती हैं। बी है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वे उसकी इच्छानुसार पद पर बने रहते हैं। सी ऑप्शन है राष्ट्रपति उस तरीके को निर्दिष्ट करते हुए नियम बना सकता है जिसमें उसके नाम पर बनाए और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को प्रमाणित किया जाएगा। डी है वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। तो इस पर विचार करना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं शब्द पे आप विशेष ध्यान देंगे। दरअसल राष्ट्रपति की प्रशासनिक या कार्यकारी शक्तियों को अगर हम संक्षेप में देखें तो वो क्या क्या है? देखिए, वो केंद्र सरकार के कामकाज के सुविधाजनक लेन देन और मंत्रियों के बीच जो भी इस प्रकार का कामकाज है उसके आवंटन के लिए नियम बनाता है। साथ ही उस तरीके को भी यह निर्दिष्ट करता है जिससे उसके नाम पर किए गए और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य उपकरणों को प्रमाणित किया जाएगा। तो वो तरीके को भी निर्दिष्ट करता है और साथ ही इनके बीच में उक्त कामकाज के आवंटन के लिए नियम भी बनाता है। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वे उसकी इच्छा तक पद पर बने रहते हैं। फिर वह प्रधानमंत्री से मंत्री परिषद के विचारार्थ कोई भी मामला प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिस पर मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है। उसके पास
भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों जैसे संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्यपाल सहित अन्य जो संवैधानिक गणमान्य व्यक्ति हैं, इनको नियुक्त करने और इनको हटाने की भी शक्ति उसके अंदर निहित है। साथ ही अगर बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी वो करता है, और ऐसी नियुक्ति करते समय संविधान के अनुसार उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश अपनी नियुक्ति के अलावा और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों में से परामर्श करने की आवश्यकता होती है जिन्हें वह आवश्यक समझे। साथ ही वो अनुसूचित जाति हो गई या अनुसूचित जनजाति हो गई और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग भी नियुक्त कर सकता है। वह केंद्र, राज्य और अंतर राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर राज्य परिषद नियुक्त कर सकता है। साथ ही वो अपने द्वारा नियुक्त जो प्रशासक हैं उनके माध्यम से सीधे केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करता है। वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र भी घोषित कर सकता है और उसके पास अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में शक्तियां भी हैं। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति की जहां तक बात है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती। इसलिए जब आप देखेंगे तो इसमें विकल्प डी आप क्लिक कर सकते हैं। ये इसमें से कथन सही नहीं है, बाकी सारे कथन आपके सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संसद के दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। दूसरा कथन है उपराष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को त्यागपत्र संबोधित करके किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। तीसरा कथन है कि यह कार्यालय ब्रिटिश उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विचार करते हैं। दरअसल आप देखें, भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर ही बनाया गया है। इसलिए अगर कथन 3 की अगर बात करें तो ये ब्रिटिश नहीं होगा बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, तो ये तो गलत हो गया। फिर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। हालांकि वह भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित करके किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। इसलिए अगर कथन 2 की बात करें तो कथन 2 भी सही नहीं है। इसके बाद अगर आप देखें तो उपराष्ट्रपति को जो राज्य परिषद है, राज्यसभा है, कि एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है जो उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होता है। साथ ही लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। इस प्रयोजन के लिए कम से कम 14 दिनों के नोटिस का भी प्रोविजन है। इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इसलिए कथन 1 भी सही नहीं है। इस लिहाज से अगर विकल्प की बात देखें तो विकल्प डी होगा। डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है, यही इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, भारत में पहला कथन है कि संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। दूसरा कथन है राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सी है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता और डी है राज्यसभा के कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो देखिए, यहां भारत की जो संसद है वो 3 भागों से बनी है। आपको पता है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा जिसमें राज्यों की परिषद है, और लोकसभा जो लोगों का सदन कहा जाता है जिसको। राज्यसभा क्या है? तो ये एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है। हालांकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक सदस्य जो पूर्ण कार्यकाल के लिए चुना जाता है वो 6 साल की अवधि के लिए कार्य करता है और किसी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के अलावा जो उत्पन्न होने वाली रिक्ति है उसको भरने के लिए होने वाले चुनाव को उपचुनाव कहा जाता है। राज्यसभा की अगर वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें तो 245 है, जिसमें से 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो सदस्यों की बात करें तो 233 जो हैं और साथ ही 12 क्या है, राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जा रहे हैं और 233 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो कौन लोग होते हैं? तो ये लोग साहित्य हो गया या विज्ञान हो गया, कला हो गया या समाज सेवा हो गया, ऐसे मामलों के संबंध में ये विशेष ज्ञान रखते हैं या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं,
ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। इस लिहाज से अगर विकल्प की बात की जाए तो इसमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है, तो इसमें विकल्प बी सही नहीं है, बाकी विकल्प आपके सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उसे बोलने का और संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। अब देखिए, बोलने कब की बात की जा रही है, लेकिन वोट देने की बात की जा रही है कि अधिकार नहीं है। दूसरा कथन है वह संसद के संयुक्त सत्र में भाग नहीं ले सकता। तीसरा कह रहा है कि वह उन विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के लिए पात्र नहीं है जो संसद सदस्य को उपलब्ध हैं। अब दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं आपको बताना है, तो इसमें से सही कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है 1 और 3, सी केवल 1 या डी केवल 3। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 76(3) की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि अपने कर्तव्यों के पालन में अटॉर्नी जनरल को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त ये कहा गया है कि उसे संसद के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त हैं और वह संसद के किसी भी सदस्य को मिलने वाले विशेषाधिकारों का हकदार है। इसलिए कथन 3 की अगर बात करें तो वह कथन 3 सही नहीं है। कथन 3 सही नहीं है। अब देखिए, संविधान के अनुच्छेद 88 की अगर बात की जाए, 88 की बात की जाए, वो क्या कहता है? कहता है कि अपने ब्रिटिश समकक्ष के विपरीत भारत का अटॉर्नी जनरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्हें संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार मिला हुआ है। और संसद की कोई भी समिति जिसका उसे सदस्य नामित किया जा सकता है, यह भी इसको प्रोविजन में यह व्यवस्था की गई है। हालांकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। इसलिए अगर कथन 1 की बात करें और कथन 2 की बात करें तो कथन 1 सही है और कथन 2 सही नहीं है, अर्थात उसे वोट देने का अधिकार। आप देखें तो इसमें विकल्प के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो विकल्प सी सही उत्तर है। विकल्प सी अर्थात केवल 1, इस लिहाज से देखें तो केवल 1 इसमें सही है। उसे बोलने का और संसद के दोनों सदनों के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सॉलिसिटर जनरल का कार्यालय संविधान द्वारा बनाया गया है। दूसरा कथन है सॉलिसिटर जनरल को केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं माना जाता है। अब आपको बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो आपको सही कथन का चयन करना है। आपके सामने ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। तो दरअसल भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा सबसे ऊंचा, सबसे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और भारत के कानूनी मामलों में अगर बात करें तो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। क्या करता है? अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। अटॉर्नी जनरल को भारत के लिए 4 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। भारत के लिए अटॉर्नी जनरल कैसा पद है? तो भारत के लिए अटॉर्नी जनरल एक संवैधानिक पद है। आप ध्यान रखेंगे कि यह एक प्रकार का संवैधानिक पद है, जबकि सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद की अगर बात करेंगे तो वो दोनों पद कैसे हैं? तो वो दोनों पद आपको वैधानिक प्रकृति के हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसलिए अगर कथन 1 की बात करें तो कथन 1 सही नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो 3 वर्ष की अवधि के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। सॉलिसिटर जनरल का कार्य भारत सरकार की ओर से अदालतों में उपस्थित होने तक ही सीमित है। वो भारत सरकार को कानूनी सलाह नहीं देते। न तो सॉलिसिटर जनरल और न ही अटॉर्नी जनरल को केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा माना जाता है, अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल के हिस्से सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल दोनों ही नहीं है। सरकारी स्तर पर कानूनी मामलों की देखभाल के लिए कैबिनेट में एक अलग कानूनी मंत्री है, कानून का जो मंत्री है वो बनाया जाता है। अतः कथन 2 बिल्कुल सही है। तो इस लिहाज से अगर ऑप्शन का चयन करना हो तो बी ऑप्शन करेक्ट है, केवल 2 इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न और इसकी उम्मीद करते हैं हम आपसे कि जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल हैं पहला लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, तीसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, चौथा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। विकल्प ए है केवल 1, 2, 3,
विकल्प बी केवल 2, 3, 4, विकल्प सी 1, 3 और 4 या विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। साथ ही टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर के प्रोग्राम से जुड़े जो कि प्रतिदिन 2 बजे आपके लिए उपलब्ध है, और इसके माध्यम से आप अभ्यास और अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता का सफर जरूर तय करेंगे, क्योंकि हम अर्थात दृष्टि परिवार आपके साथ लगातार बना हुआ है अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से। आपके लिए शुभकामनाएं, लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।